चलिए बढ़ते आगे। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की तैयारी लगभग पूरी है। साथ ही लैंड जिहाद पर एक्शन भी पिछले दिनों देखने को मिला है। सीएम धामी ने 2025 तक प्रदेश को नशा मुक्त और सशक्त बनाने का संकल्प लिया है। इन सभी मुद्दों को लेकर सीएम धामी ने आज न्यूज स्टेट से खास बातचीत की है। उत्तराखंड से जुड़े मुद्दों के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। कई ज्वलंत इशू हैं, कई बहुत ही महत्वपूर्ण इशू स्टेट के लिए इस समय चल रहे हैं, उनसे बात करते हैं। पुष्कर जी, आपका स्वागत है न्यूज नेशन न्यूज स्टेट में। तो एक बात ये बताइए कि चूंकि एक समयावधि हो गई है, आपने लगातार उन सब चीजों को वर्कआउट भी किया है, काफी आगे तक भी चीजें चली गई हैं। मैं यूसीसी के बारे में बात कर रहा हूं, तो वो कब तक वो फॉर्म होने की कंडीशन बन पाएगी? हालांकि वो प्रगति उसकी बिल्कुल ठीक है, कानून को इतना समय तो लगना ही चाहिए। देखिए, यूसीसी के बारे में चूंकि पिछले एक साल से भी अधिक समय से लगातार कमेटी के लोगों ने अनेकों स्थानों पर जाकर और 2,35,000 से भी ज्यादा लोगों से उन्होंने अभी तक उनके विचार जाने हैं। अनेक संगठनों से बात की है, धार्मिक संगठनों से, सामाजिक संगठनों से, स्टेक होल्डर से, सबके विचार संकलित कर लिए हैं और जल्दी ही वो ड्राफ्ट के रूप में हमको मिल जाएगा। हमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हमको मिल जाएगा। जैसे ही मिलेगा हम उस पर काम करेंगे। और चूंकि उत्तराखंड पहला राज्य है जहां से इस पर इनिशिएटिव लिया गया है, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इस पर हमको अपना मैंडेट दिया, अपना आशीर्वाद दिया और किसी भी राजनीतिक दल को उत्तराखंड बनने के बाद पहली बार लगातार दूसरी बार सेवा का अधिकार दिया, सरकार में आने का मौका दिया। तो निश्चित रूप से ये इनिशिएटिव बड़ा इनिशिएटिव है, इसलिए इसमें बहुत जल्दबाजी भी हम नहीं करना चाहते हैं और देर भी नहीं करना चाहते। एक छोटी सी चीज ये आ रही है कि कुछ लोगों का कहना है कि कुछ ट्राइबल हैं, कुछ जनजाति है, उनको इस कानून से दूर रखा जाएगा। हालांकि ये चर्चाओं में ही है, भाजपा के एक बड़े नेता ने भी ये बात कही है। तो इस तरह का भी कोई मामला अपने यहाँ है? देखिए, यहाँ के ट्राइबल्स लोगों के बीच में चूंकि उत्तराखंड के अंदर 5 प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं। भोटिया जनजाति है, थाड़ू है, बुक्सा है, राजी है, जौनसारी हैं और इन सभी का चूंकि अलग अलग क्षेत्र है, बुक्सार है। तो सभी लोगों ने यहाँ पर जो यूसीसी कमेटी ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हमें चूंकि जो भी कानून आप बनाने जा रहे हैं उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि जनजाति लोगों के बीच में और भी अध्ययन किया गया है, कमेटी ने सभी बड़े प्रोस्पेक्ट में इसको देखा है, देशव्यापी भी देखा है। तो उनका ड्राफ्ट जब आ जाएगा तो देखेंगे उसमें उन्होंने किस प्रकार की सिफारिश की है। आप जो हमारा ड्राफ्ट बन रहा है, क्या इसको हम अपनी विधानसभा में लाकर कानून बनाएंगे या भारत सरकार का जो विधि आयोग बना है उसको रेफर करेंगे? किस तरह की सिचुएशन क्रिएट? नहीं, विधि आयोग तो इस पर सुन ही रहा है और विधि आयोग की सुनवाई जल्दी ही पूरी होने वाली है। तो उसके बाद उनका भी जो मंतव्य है, जो चीजें हैं, वो भी हमारे पास आ जाएंगी। और जो राज्यों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में जो प्रावधान किया गया है उसके अंतर्गत हम इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री जी, बहुत दिनों से एक विषय चर्चा में है, लोग पूछ भी रहे हैं। कई बार आप दिल्ली जाते हैं तो मीडिया वाले भी और तमाम जो दूसरे राजनीतिक चैतन्य लोग हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, ये सब हो रहा है, क्या है, कब तक है उम्मीद? देखिए, इस बार मैं विशुद्ध रूप से दिल्ली की यात्रा में चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और केंद्रीय मंत्रीगणों का, सभी डिपार्टमेंटों से जो भी हमारे राज्य को अपेक्षाएं थी, माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर पर लगातार यहाँ की समीक्षा की जाती है और लगातार विकास कार्यों को स्वयं भी देखते हैं। तो उनके संबंध में गया था और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से संगठनात्मक जो 1 महीने का हमारा कार्यक्रम चला था, महाजनसंपर्क अभियान, और वो बहुत अच्छे तरीके से चला था। घर घर जाकर, लोगों के बीच में जाकर, हर वर्ग के बीच में जाकर उसको पूरा किया गया है। तो उन सभी जानकारियों के बारे में ही बात हुई थी। मतलब आपकी पार्टी के कार्यकर्ता भी थोड़ा सा उत्सुक हैं इस बात को लेकर, मंत्रिमंडल विस्तार की क्या स्थिति है? देखिए, सभी चीजें हमारे यहाँ पर चूंकि एक सबकी राय से, सबकी बातों से, सभी फीडबैकों के आधार पर निर्णय होते हैं और
चूंकि पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भी लोग हैं, सभी को लगता है कि भाई हमें भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में नए दायित्व मिले, नई जिम्मेदारी मिले, तो पार्टी उस दिशा में भी सोच रही है। एक दायित्वधारियों वाला भी इशू है, बहुत दिनों से आप उस पर भी मंथन कर रहे हैं, उसका भी क्या कब तक परिणाम आने की संभावना? नहीं, उस पर काम चल रहा है और राष्ट्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन लेकर उस पर आगे काम करेंगे। अब ये एक बड़ा कठोर कानून आप एक ड्राफ्ट उसका लेकर आए हैं मंत्रिमंडल में, आपने उसको मंजूर भी किया, अध्यादेश लाने वाले हैं कि अवैध कब्जे जिस भी जमीन पर होंगे और जो कब्जेदार होंगे, अवैध कब्जेदार, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। हरीश रावत जी ने भी ये मामला उठाया है और चूंकि ये एक व्यवहारिक कठिनाई हो सकता है भविष्य में आपके सामने भी आए कि क्योंकि बस्ती की बहुत बड़ी बड़ी बस्तियां सरकारी जमीन पर बस गई हैं, वर्ग 4 की हजारों हेक्टेयर जमीन पर लोग किसान खेती कर रहे हैं और वो रेवेन्यू दे रहे हैं। और सरकार ने कई बार प्रस्ताव दिया कि वो उसको अपना रजिस्ट्री करा ले और सर्किल रेट के हिसाब से पैसा दे दे, तो वो भी स्कीम काम नहीं आई है। तो ये जो सरकारी जमीन पर किसान हैं, बहुत बड़ी बस्तियां बस गई हैं, देहरादून में ही है, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार ने अध्यादेश ला रखा कि इनको नहीं तोड़ा जाएगा। तो ऐसी मुश्किलें आपके सामने आएंगी, इनको आपने ध्यान में जरूर रखा होगा। देखिए, उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वो लगातार बिगड़ रहा है, तेजी से कब्जे हो रहे हैं। पिछले सालों में लगातार जो वन भूमि है, अभी 2700 एकड़ जमीन वन भूमि की अभी हमने मुक्त करी है, प्रशासन ने उसको खाली करवाया है। और जो हमारी नदी हैं, नाले हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग की जमीन है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जमीन है, ऐसी जो सरकारी जमीनें हैं उन सब पर लगातार कब्जे हो रहे थे और राज्य का जो मूल स्वरूप है देवभूमि का वो भी लगातार खराब हो रहा था। उसको रोकने के लिए भविष्य में इस प्रकार से कब्जे न हो, अतिक्रमण न हो, यहाँ का मूल स्वरूप खराब न हो, इसके लिए हम कठोर इसमें कानून लेकर आए हैं। लेकिन जो पहले से बसे हुए लोग हैं 50 साल 100 साल से लंबे समय से, उनके लिए हम लोगों ने, चूंकि जो किसान भी हैं और जो इस प्रकार की बस्तियां बसी हैं, उनके लिए एक कमेटी मंत्रिमंडल की बनाई है, सब कमेटी। वो कमेटी उन सबको सुनेगी और उसके आधार पर कोशिश करेंगे कि जो लोग नियमित हो सकते हैं उनको नियमित किया जाए, जिनको पक्का बनाया जा सकता है उनको पक्का बनाया जाएगा, लेकिन नया जो अतिक्रमण है वो बिल्कुल नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी, एक चीज और प्राय देखने में आती है कि हम एक चीज का अभाव हमेशा देखने को मिलता है। जैसे लैंड का कस्टोडियन जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जिस भी विभाग की लैंड है, यानी सिंचाई की है, पीडब्ल्यूडी की, अभी जैसा आपने जिक्र किया कई विभागों की जमीन पर, फॉरेस्ट की जमीन पर कब्जे हो गए हैं, तो एक जवाबदेही भी तो एक तय होनी चाहिए अधिकारियों की, किसके समय कितना कब्जा हुआ है, तो वो उस समय उसकी अकाउंटेबिलिटी थी और उसने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया। जो अभी अतिक्रमण का हम लोग अध्यादेश लाने वाले हैं और मंत्रिमंडल में जो हमने फैसला किया है उसमें लोगों की जिम्मेदारियां भी इसमें निर्धारित की गई हैं, उनका उत्तरदायित्व इसमें फिक्स किया जा रहा है। अभी बागेश्वर उपचुनाव भी बहुत नजदीक है और चूंकि वो दुर्भाग्यवश वो उपचुनाव हो रहा है, चंदन रामदास जी हमारे बीच नहीं, उसकी पार्टी के भीतर भी तैयारियां चल रही होगी, चूंकि समय बहुत नजदीक है, अब किसी भी समय चुनाव का कार्यक्रम जारी हो सकता है। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और वैसे भी चूंकि वो क्षेत्र लगातार पिछले 4 बार से लगातार हमारे दिवंगत हो चुके चंदन रामदास जी वहाँ के प्रतिनिधि रहे हैं, लगातार हर बार उनको जनता जिताती रही है और उन्होंने भी उस क्षेत्र के लिए बहुत बढ़ चढ़कर काम किया है। लोगों का वहाँ उनसे बहुत भावनात्मक लगाव है और एक लंबा जुड़ाव, लंबा उनके द्वारा किया गया वहाँ पर विकास के कार्य हैं और जनता के बीच में जो उनका एक साफ सुथरा व्यक्तित्व रहा है, वो निश्चित रूप से उस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को ही अपना आशीर्वाद देगी और हमारा भी संकल्प है कि वो क्षेत्र जो चंदन रामदास जी जिस गति से आगे बढ़ाकर लाए हैं उसको और तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। वहाँ पर विकास की जितनी भी संभावनाएं हैं उन संभावनाओं पर काम करेंगे और बागेश्वर एक अच्छा जनपद और अच्छा स्थान बने, उसके लिए जो भी योजनाएं पूर्व में तय की गई हैं उन सभी योजनाओं पर काम करेंगे और मैं समझता हूं कि जनता का आशीर्वाद वहां पर एक तरफा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जल विद्युत परियोजनाएं चूंकि हमारी इनकम का एक बड़ा सोर्स है अपने प्रदेश में और कुछ किन्हीं तकनीकी कारणों को लेकर के केंद्र के साथ भी एक डायलॉग चल रहा है, चीजें आगे नहीं बढ़ रही। पिछले दिनों आपने भी केंद्र सरकार से बातचीत की थी, तो उसमें क्या स्थिति अभी उत्पन्न हो रही है? 25 मेगावाट से जो छोटी योजनाएं हमने केंद्र से कहा है कि हमारे यहाँ पर 3,500 मेगावाट बिजली उत्पादन की संभावनाएं हैं, लेकिन अभी हम बहुत कम उत्पादन कर पा रहे हैं
और हमको इसके लिए अनुमति मिल जाती है और भारत सरकार के स्तर पर कुछ बैठकें होनी है। उस बैठकों के माध्यम से मैंने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जी से भी अनुरोध किया है कि हमको जहां पर हमारी जैसे धौली गंगा का है, यमुना वैली है, इन सारे स्थानों पर जहां पर कि गंगा प्राधिकरण नहीं लागू है वहां पर हमको अनुमति प्रदान कर दी जाए, जिससे कि हम यहाँ का जो ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं उसका उपयोग राज्य और राष्ट्र के लिए कर पाएं। अभी चूंकि आप लगातार जाते भी रहते हैं, 2-1 दिन पहले भी कावड़ का जायजा लेने आप गए, उससे पहले तमाम अनुश्रवण बैठकें आपने कावड़ मेले की तैयारियों को लेकर की। पिछले साल भी करोड़ों की संख्या थी शिव भक्तों की, तो इस बार क्या इंतजाम हैं और क्या आपने डायरेक्शन दिए हैं? इस बार पहले से ही हमने वहां पर पूरी समीक्षा बैठकें की हैं और पिछले वर्ष भी कांवड़ यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो उसके नए इंतजाम हम लोगों ने शुरू किए। राज्य की तरफ से धन आवंटन और बजट पहली बार स्वीकृत किया गया था, एक परंपरा शुरू की है। और कांवड़ यात्री चूंकि पूरे देश के यहाँ पर आते हैं और 4 करोड़ के लगभग इस वर्ष भी आने की संभावना है। सब लोगों की यात्रा अच्छी हो, उनको किसी प्रकार की यहाँ परेशानी न हो और जो इसके प्रोटोकॉल हैं, यात्रा के जो नियम हैं, मैं सभी कांवड़ शिव भक्तों से कहना चाहता हूं कि उस कांवड़ के जो आने में जो यात्रा के जो नियम हैं उनका जरूर पालन करें और अपनी जो सावधानियां हैं उन सावधानियों को भी बरतें। बाकी प्रशासन यहाँ पर सारी चीजों के लिए तैनात है। यात्रा अच्छी हो उनकी, यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था अच्छी हो, पेयजल की व्यवस्था अच्छी हो, स्वच्छता हो, यातायात अच्छा हो, उन सभी पर काम हो रहा है। अभी आप देख भी रहे हैं कि मानसून कितनी गति से बढ़ रहा है। समय से पहले मानसून आ गया। इस बार गर्मी का सीजन भी बहुत छोटा रहा। हिमाचल में पिछले 2-3 दिन में बहुत नुकसान हुआ है। हमारे यहाँ भी नुकसान नहीं है, लेकिन एक संभावना बनी रहती है, कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, यात्रा रुक रही है, तो उसकी तैयारियों का आपने भी जायजा लिया होगा, एक मॉनिटरिंग की होगी, किस तरह का हालात है, क्या आपने डायरेक्शन जिले के अधिकारियों को दिए? सभी जिलाधिकारियों को लगातार मैं स्वयं उसकी समीक्षा कर रहा हूँ। सभी को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, आईटीबीपी की टीम, हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग की टीमें, आपदा प्रबंधन विभाग के लोग, सभी से साथ एक साथ समन्वय बनाकर कोई भी स्थिति ऐसी आती है, चूंकि हमको हर साल यहाँ पर आपदा का सामना करना पड़ता है, किसी भी समय यहाँ पर आपदा आ जाती है, उस स्थिति के लिए सभी तैयार रहें और 24 घंटे सभी लोग अपने जो संपर्क माध्यम है उन संपर्क माध्यमों में भी बने रहें। क्या नुकसान का आकलन करने की कोई आपने इनको दिशा निर्देश दिए हैं? क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में भी फसल जलमग्न है, ऊपर भी बहुत नुकसान हो रहा है, खेती बाड़ी का भी और रास्तों का भी। निश्चित रूप से जो कि जहां भी इस प्रकार की स्थिति है, फसलों का नुकसान हुआ है, अन्य नुकसान हुआ है, उसका आकलन कर रहे हैं। तो हमारे साथ थे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी। तो उन्होंने बताया और एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई है कि जो एक नया अध्यादेश हम लेकर आ रहे हैं भूमि पे अवैध कब्जों का, उसमें अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी। ये